नमस्कार दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद मैं अजीत कुमार सिंह एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। कुछ अनिवार्य कारणोंवश लंबे समय से मैं आप सबके लिए वीडियो नहीं डाल पाया, इसका हमें खेद है। इसका कारण ये है कि हम अपने संस्थान के संपूर्ण सेटअप को पुनर्निर्मित करने पर लगे हुए थे। हमें खुशी है कि आज हम अपने उसी पुनर्निर्मित सेटअप से आप सबको रहे हैं और इस वीडियो को भी हम बना रहे हैं, जिसमें कि सिविल सेवा के लिए सारी सुविधाएं अभ्यर्थियों को दी गई हैं ताकि वे पूरी तन्मयता के साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी कर सकें। इसके लिए हमारे एक्सलेंट आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम की सिविल सेवा परीक्षा 2026 की आगामी रविवार को होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा। इस परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि परीक्षा के समाप्त होने के बाद ही आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। हालांकि वह आंसर की प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल कहने का आशय ये है कि वह अंतिम नहीं होगा, उसमें संशोधन की गुंजाइश होगी। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग के लिए ये बात नई है, ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस प्रकार की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में ये निर्णय लिया है कि आंसर की जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, ताकि एक तो परीक्षार्थी परीक्षा के समाप्त होने के बाद अपना स्वतः ही मूल्यांकन कर सकें। परीक्षा के बाद अनेक प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा या अनेक स्रोतों से विभिन्न प्रकार के आंसर की जारी किए जाते हैं और जिनके उत्तरों में बहुत अधिक विरोधाभास होता है। इससे छात्रों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और जब तक आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक छात्र एक ऊहापोह असमंजस की स्थिति में रहते हैं। लगभग 1 महीने के बाद ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है और ये 1 महीना बहुत कीमती होता है, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलता है और उसमें से भी पूरा का पूरा यदि 1 महीना केवल इस कारण से असमंजस में निकल जाए कि पता नहीं प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे, तो इस दृष्टि से लोक सेवा आयोग का यह कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि छात्र काफ़ी सीमा तक परीक्षा के समाप्त होते ही उसी दिन आयोग के द्वारा जारी आधिकारिक प्रोविजनल आंसर की से अपने उत्तरों का मिलान करके एक सीमा तक आश्वस्त हो जाएगा कि वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेगा और मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में होगा। तो ऐसे में वह पूरे मनोयोग के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएगा। दूसरा लाभ इसका ये है कि यदि इस प्रकार के आंसर की को जारी कर दिया जाता है तो इसके आंसर की के जारी होने से लोक सेवा आयोग में एक पारदर्शिता की वृद्धि होगी, क्योंकि बहुत बार छात्रों को ये पता नहीं चलता है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आयोग ने सही माना है और ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में अलग अलग स्रोतों या अलग अलग पुस्तकों, अलग अलग प्रकाशनों में अलग अलग तथ्य दिए गए रहते हैं और उसमें छात्र किसको सही माने और किसको गलत माने, इस प्रकार की भ्रमपूर्ण स्थिति होती है। तो इस प्रकार की भ्रमपूर्ण स्थिति
की वजह से किसी छात्र का अनुचित रूप से नुकसान न होने पाए, आयोग के द्वारा किसी भी छात्र के प्रति अन्याय न होने पाए, इसके लिए भी आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसमें यह भी व्यवस्था आयोग ने की है कि प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद 30-31 मई तक अर्थात परीक्षा के समाप्त होने के लगभग एक सप्ताह के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा बनाए गए एक विशेष पोर्टल पर जा करके छात्र यदि प्रोविजनल आंसर की के किसी उत्तर से असहमत हैं तो उसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और उनके अनुसार जो उत्तर सही प्रतीत हो रहा है प्रमाणों के साथ उस उत्तर को वह आयोग के उस पोर्टल पर डाल सकते हैं। याद रहे, प्रमाणों के साथ। इसके लिए प्रामाणिक पुस्तकों, चाहे वह लेखकों के द्वारा लिखित हो या सरकारी गजट या प्रकाशन के से संबंधित कोई तथ्य हो, जैसे सरकार के द्वारा भारत प्रकाशित किया जाता है और भी इस तरह के कई स्रोत, तो उसके अंतर्गत यदि प्रकाशित कोई तथ्य है, प्रामाणिक पुस्तक जैसे बहुत प्रतिष्ठित लेखक की पुस्तक में यदि कोई तथ्य दिया हुआ है या ऐसा कोई तथ्य जो NCERT की पुस्तकों में दिया हुआ है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में दिया गया, प्रोविजनल आंसर की के अंतर्गत दिया गया उत्तर उससे भिन्न हो, तो छात्र इन सब प्रमाणों का हवाला देते हुए आयोग द्वारा जारी किए गए आंसर की के उस उत्तर को चुनौती दे सकता है। अब इसके बाद आयोग क्या करेगा? तो ये कहा गया है कि विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी होगी, वह कमेटी निर्धारित समय सीमा के भीतर छात्रों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार करेगा और यदि यह प्रमाणित होता है कि आयोग के प्रोविजनल आंसर की में दिया गया उत्तर वास्तव में त्रुटिपूर्ण है, गलत है, तो आयोग अंतिम परिणाम घोषित करने के पहले उस प्रोविजनल आंसर की के उस उत्तर में बदलाव करेगा, संशोधन करेगा और उसके बाद ही संशोधित आंसर की के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। तो इससे पारदर्शिता उत्पन्न होगी, क्योंकि कई बार छात्रों को लगता है कि उन्होंने तो इतने सही किए और मेरिट इतनी गई फिर भी उनका नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये इसीलिए होता है कि छात्र के अनुसार कोई प्रश्न का उत्तर कुछ है जबकि आयोग ने उसका उत्तर कुछ और माना हुआ है। तो इस प्रकार की भ्रमपूर्ण स्थितियों का निवारण आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी करने से हो जाएगा और समय रहते यदि वास्तव में आयोग की ओर से ही कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को सुधारना भी संभव होगा। दूसरी बात ये कि अभी केंद्रीय सूचना आयोग के पास एक सुनवाई चल रही है जिसमें कि ये कहा गया है कि वर्ष 2017 तक मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के अंकों को बताया जाता था सार्वजनिक रूप से। संघ लोक सेवा आयोग ने 2018 से यह इस प्रकार की सूचना देना, इस प्रकार से अंक पत्र जारी करना बंद कर दिया और अब केवल कुल प्राप्तांक ही जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि छात्र का वास्तव में परफॉर्मेंस कैसा है, किस विषय में या किस प्रश्न पत्र में वह कमज़ोर है। इसी प्रकार से वैकल्पिक विषय, जैसा हम जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत अभी भी एक वैकल्पिक विषय है, तो उस वैकल्पिक विषय की क्या स्थिति है
उसमें किस प्रकार के अंक प्राप्त हुए हैं, इस सब के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होगी, पारदर्शिता की स्थिति उत्पन्न होगी। अब विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा जिस वैकल्पिक विषय में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, अक्सर छात्रों को आकृष्ट करने के लिए उसी वैकल्पिक विषय को हाईलाइट किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें इतने छात्रों का सिलेक्शन हुआ या इसमें इतना हाईएस्ट नंबर आए, और प्रामाणिक जानकारी छात्रों को प्राप्त नहीं हो पाती है आयोग की ओर से कि वास्तव में इस संबंध में स्थिति क्या है, वास्तव में क्या वह विषय इतना उच्च अंक प्रदायी है या नहीं है। अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान अपने अपने व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से अलग अलग वैकल्पिक विषयों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अब यदि छात्र केवल उन प्रशिक्षण संस्थाओं के झांसे में आकर के किसी वैकल्पिक विषय का चयन करता है तो वास्तव में उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार तो छात्र अपनी रुचि अभिरुचि को भी दरकिनार करते हुए केवल इस आधार पर किसी विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लेते हैं कि पता चला कि गत वर्ष की परीक्षा में ये विषय हाईली स्कोरिंग रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से छात्रों के साथ धोखा होता है। इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष यह याचिका दायर की गई कि इस संबंध में भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विषयवार या प्रश्न पत्र वार विषयों में प्राप्त होने वाले अंकों को भी जारी किया जाए, ताकि यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहने पाए। इतने सारे वैकल्पिक विषय हैं जिसमें आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, विज्ञान के अंतर्गत भी कई तरह के सब्जेक्ट हैं। तो ऐसे में छात्र जिस पृष्ठभूमि का है उस पृष्ठभूमि का विषय निश्चिंत होकर के चयनित कर सके, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसे वास्तविकता भी पता हो कि वास्तव में जिस विषय को वह वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित कर रहा है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उस विषय में कितने अंक प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे आयोग के द्वारा अपने स्तर से तो किसी विषय विशेष के साथ कोई सौतेला बर्ताव नहीं किया जाएगा, लेकिन वैकल्पिक विषयों की कुछ की प्रकृति ही ऐसी होती है कि कुछ ज़्यादा अंक प्रदायी होते हैं और कुछ अपेक्षाकृत कम अंक प्रदायी होते हैं। तो इसलिए स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। इस याचिका की सुनवाई करने के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, सरकार का जो एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं, कार्मिक मंत्रालय, उससे इस संबंध में कहा कि आखिर क्या कारण है कि अंक जारी नहीं किए जाते हैं हर विषय के या हर प्रश्न पत्र के। तो DOPT ने अपनी ओर से ये कहा कि ये अंक जारी न करने का ये कारण है कि इस प्रकार के यदि अंक जारी किए जाएंगे तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और कुछ ही विषयों में लड़के अपने को वैकल्पिक विषय में सहज महसूस करेंगे। किसी एक वर्ष यदि किसी विषय में अच्छे नंबर आ गए तो अगले वर्ष की परीक्षा में अधिकांश छात्र उसी विषय का चयनित करने लगेंगे और इससे एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से किसी विषय विशेष से आयोग का न तो बहुत लगाव होता है न दुराव होता है। आयोग निष्पक्ष और तटस्थ मूल्यांकन करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वैकल्पिक विषय कौन सा है। महत्वपूर्ण ये है कि उस विषय में
छात्र की कितनी पकड़ है, उस विषय की तैयारी उसने कितने बेहतर ढंग से की हुई है। और प्रशिक्षण संस्थानों में भी यदि किसी खास विषय को किसी एक वर्ष ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं तो उस विषय का प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग संस्थान के द्वारा उसको अत्यधिक हाईलाइट किया जाएगा। यह भी उचित नहीं होगा, इससे छात्र दिग्भ्रमित हो सकते हैं। पहले से तैयार अपने द्वारा पढ़े गए विषय को भी छोड़ करके वह इस प्रकार के विषय को चयनित करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि आज से नहीं, एक लंबे समय से मेरा खुद का भी अपना अनुभव रहा कि कभी भी आयोग में कोई एक ट्रेंड लंबे समय तक नहीं चलता है कि केवल उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आश्वस्त होकर के आयोग की परीक्षाओं में सफल हुआ जा सके। दरअसल यही तो आयोग की खूबी, आयोग सभी को समान अवसर प्रदान करता है। इसलिए हर 2 साल 3 साल के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाते हैं, चाहे स्कोरिंग के पैटर्न में परिवर्तन हो जाए, चाहे पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाए, मूल्यांकन के तौर तरीकों में परिवर्तन हो जाए, प्रश्न किस चैप्टर से या प्रारंभिक परीक्षा में किस सेक्शन से कभी ज़्यादा आ जाएं, कभी कम हो जाएं, कभी करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो आयोग हमेशा स्टूडेंट को केसिंग मोड में रखना चाहता है। कोई एक पैटर्न को फॉलो करके लकीर का फकीर न तो आयोग होता है और न चाहता है कि छात्र इस प्रकार से लकीर के फकीर हों। तो इस दृष्टि से भी ये कहा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले से हर विषय के प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त हुए इसकी जानकारी छात्र को हो ही हो। लेकिन यदि सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता की दृष्टि से देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग और सरकार के कार्मिक विभाग का यह स्पष्टीकरण उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर परीक्षार्थी को ये जानने का अधिकार होना ही चाहिए कि जिस परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ उस परीक्षा में उसका प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, किस विषय में वह कमज़ोर है, किस प्रश्न पत्र में उसने कम अंक प्राप्त किए, किस प्रश्न पत्र में उसने अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त किए, ताकि यदि उस वर्ष की परीक्षा में वह सफल नहीं भी हो पाया तो आगामी वर्ष की जो परीक्षा है उसमें अपेक्षित सुधार कर सके, अपनी कमियों के हिसाब से अपनी भावी रणनीति निर्धारित कर सके ताकि वो शीघ्र सफल हो सके। तो जहाँ तक मेरी अपनी राय है कि निश्चित रूप से आयोग को विषयवार प्रश्न पत्रवार अंक पत्र जारी करना चाहिए। इससे आयोग की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्र भी इससे लाभान्वित होंगे। मैं चाहूँगा कि इस संबंध में आप सब भी अपने विचार व्यक्त करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ हम एक ऑनलाइन बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था से हम शीघ्र ही करेंगे। समय आने पर उसके लिए आपको अलग से सूचित किया जाएगा, लेकिन हर हालत में जून महीने में ही हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। आप उस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करके लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।